नाज़रीन, जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान का मीडिया तो उसको दिखा नहीं पा रहा। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आलमी मीडिया इसको एक बड़ी खबर बनाकर देख रहा है और बहुत सारे मीडिया जो यहाँ पे मौजूद था उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, इसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यह डाला गया कि आप आलमी मीडिया को एड्रेस नहीं करेंगे। ये बात शुरू में तय हो गई थी और ये तजवीज भी आ गई थी कि अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके लिए दो लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे पार्टी के अंदर के इसमें बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब करेंगे और एक दो और लोगों के भी नाम आ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। हत्ता के डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए या मौक़िफ़ लेने के लिए जिस आलमी मीडिया ने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत से, ओहदेदारों से ही बात करेंगे ना। वो चाहेंगे कि हमारी चेयरमैन से बात हो, वो चाहेंगे हमारी सेक्रेटरी जनरल से बात हो, वो चाहेंगे हमारी किसी बड़े ओहदेदार से बात हो, तो इन्होंने उन्हें घास नहीं डाली। यानी बात तो करना चाह रहे थे लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि आलमी मीडिया को या इंटरनेशनल जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे वो इंटरव्यूज करना चाह रहे थे, इन्होंने उनको इंटरव्यूज नहीं दी। हत्ता कि डी चौक के हवाले से सूरत यहां तक पहुंच गई कि डी चौक के हवाले से साने पे जो इंटरव्यूज हुए उसके अंदर सहाफियों को शामिल करना पड़ा, कुछ और लोगों को शामिल करना पड़ा, कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जो थोड़ा सा हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत अपने मौक़िफ़ को पूरी तरह से नहीं कर पाई, चंद लोगों को छोड़ के। अलीमा खान साहिबा ने बड़े जबरदस्त तरीके से ये काम किया, कुछ मैं शानदाना गुलजार साहिबा को देख रहा था, उन्होंने भी ये काम किया, और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी ये काम किया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है वो बहुत दबाव में और वो ये जानते हैं कि किस तरह 9 मई के बाद उनको किस तरह की सूरत का सामना करना पड़ा। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों को स्ट्रेट बुलेट भी फायर किए गए। तो एक अजीब किस्म का पाकिस्तान में वहशत का माहौल है, इसमें वो नहीं कर पा रहे। अब इसमें उनको कसूरवार तो नहीं कह सकते ना, देखें बेशक वो ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि शाम को वो अपने बच्चों के पास जाए, अपने घर जाए। अब जब काम ही किसी और तरह का चल पड़ा हो जिस मुल्क में, वहां पे आप क्या कर सकते हैं। इंतजार पंजूता साहब का हाल सबने देखा, सबको पता उनके साथ क्या हुआ और किन हालात से वो गुजरे, लेकिन कोई कुछ कर सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जजेस मौजूद है, किसी ने कुछ नहीं किया बदकिस्मती से। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो दूर दराज इलाकों में जाके इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद से उठाए गए इंतजार पंजूता को वो अभी तक इंसाफ देने में कामयाब नहीं हुए। अब आलमी मीडिया को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक बड़ी जबरदस्त नई हिकमत अमली बनाई है। इसके तहत जो है ना वो एक प्रोग्राम अभी वाशिंगटन डीसी में भी हुआ है। ये जो वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम हुआ है इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मामले में करने क्या जा रही है। जो वाशिंगटन में प्रोग्राम हुआ इसके अंदर डॉक्टर मुईद पीरजादा को मैंने देखा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। ये वाशिंगटन डीसी में प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो चुकी हैं और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिन में होने जा रही है। यानी यूरोप के अंदर होंगी, मुख्तलिफ ममालिक में, इसी तरह अमेरिका के अंदर मजीद होंगी, फिर ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो है वो अरेंज कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अरेंज कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो मज़ाकर हुआ, जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सूरत बनी, जो कत्लेआम हुआ, उसको वो पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो ये नहीं हो पा रहा, तो वो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रेस क्लब है बड़े बड़े मुल्कों में, वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मुईद पीरजादा से उन्होंने बड़े हकायक बयान किए, अलीमा खान साहिबा ने इसमें बात की, मैंने उन्हें भी सुना, और इसमें सज्जाद बरकी साहब थे, वकास अहमद साहब थे, लेकिन बैरिस्टर एहतशाम साहब इन्होंने जबरदस्त बात, बैरिस्टर एहतशाम साहब के जो फैक्ट्स थे, जो पाकिस्तानी कवानीन का उन्होंने हवाला दिया, बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने ये सारा कुछ बयान किया। तो बैरिस्टर एहतशाम भी वहां पे थे, डॉक्टर मुनीर थे, डॉक्टर उस्मान थे, कर्नल अकबर थे। कर्नल अकबर ने बताया किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ और क्या कुछ हुआ। तो ये एक्चुअली बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखने का एक नया तरीका है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान से बाहर मुमकिन तौर पर अपने फोकल पर्सन जो है, पाकिस्तान में एक दो लोग होंगे लेकिन ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर अपने फोकल पर्सन रखेंगे जो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू किया करेंगे और आलमी मीडिया को एड्रेस किया करेंगे। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनानी है या इसके बारे में पूछना है तो ये लोग बताया करेंगे। तो इस तरह पार्टी का जो मौक़िफ़ है हकायक के साथ वो दुनिया के सामने आएगा। अब एक और प्रोग्राम होने जा रहा है जी, 13 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो है वो मुजाहरा करने जा रहे हैं और उनका दावा है कि हम वहां पे इस्लामाबाद में होने वाली ब्रूटैलिटी के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। 15 तारीख को इमरान खान साहब की कॉल पर पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकलकर इस्लामाबाद में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। अच्छा, जो मुतालबात किए गए वाशिंगटन डीसी वाले प्रोग्राम में अमेरिका से, इन मुतालबात में मैं आपको बता देता हूं कि चंद चीजें शामिल हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या जिन्होंने इस्लामाबाद में ये सानिया किया है उस वाले कुछ तो मुतालबात हुकूमत से उन्होंने कहा जी एक तो हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि जो लोग लापता है या गायब है वो जिंदा है, पहले उनकी जिंदगी का हमें सबूत दिया जाए वरना हम उन्हें कैसे जिंदा तस्वुर करेंगे। दूसरा, उन्होंने इंसाफ मांगा है। तीसरा, उन्होंने पाबंदियों का तकादा किया। इसको एक कहते हैं मैग्निस्की लॉ, और ये जनाब 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए उन पे 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। नंबर 1, उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगाता है। यही कानून जो है वो वीजा की पाबंदियां उनके ऊपर लगा देता है और यही कानून जो है वो मगरबी ममालिक में उनके असासे भी मुंजमद करवा देता है। तो ये एक इस कानून के तहत वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्रेस क्लब के अंदर ये डिमांड की है अमेरिका से। और दूसरा, इन्होंने एक लेही लॉ है और इसको भी कहते हैं जी इंप्लीमेंट किया जाए। ये मिलिट्री के हवाले से होता है कि अगर वहां पे कोई वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी तो उनके साथ जो सपोर्ट होती है उस सपोर्ट को वापस लिया जाए। तो अमेरिका के ऊपर इन 2 चीजों का मुतालबा अमेरिका से भी इन लोगों ने किया है। अब जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी कोशिश है कि आलमी सतह के ऊपर किसी तरह भी ये मामला ना जाए। पाकिस्तान में तो उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया। देखें, पाकिस्तान के करोड़ों लोग समझते हैं कि वहां पे जुल्म और बर्बरियत हुई है। हर आदमी जानता है, जिसके आगे आप माइक करेंगे, जिससे आप पूछेंगे, वो बताएगा पूरी कहानी, वहां पे जुल्म हुआ जी, गोली चल गई, लोग मारे गए और रियासत को इल्जाम देगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चंद लोग इकट्ठे किए हुए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये कह नहीं जी नहीं कुछ नहीं हुआ। पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, फिर ये कह रहे थे कि
एक भी लाश दिखा दें, एक भी बंदा ना जख्मी हुआ ना किसी का वहां इंतकाल हुआ। और अब ये कह रहे हैं जी गोली चली है, ये मानना शुरू हो गए। लेकिन जनाब आप लाशें दिखाएं। और अब नया बयानिया आया है जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाया और कानून का दरवाजा ना खटखटाया, अपनी एफआईआर ना करवाई, सीसीटीवी फुटेज ना मांगी, अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू ना किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा ना खटखटाया और आलमी मीडिया के सामने अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, तो ये कत्ल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। जैसे जिल्ले शाह का कत्ल इमरान खान पे डाल दिया गया था, जैसे और बहुत सारे इवेंट जो हुए वो इमरान खान पे उल्टे डाल दिए गए, पर्चे इमरान खान पे हो रहे हैं, जुल्म भी इमरान खान से हो रहा है। तो इसी तरह अब जो एक नई खबर आई है वो ये आई है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ लोग आए थे उन्होंने गोलियां चला के बंदे मार दिए। पहले कहते गोली नहीं चली, एक भी गोली नहीं, फिर कहते बंदा कोई भी नहीं मरा, अब कह रहे हैं गोली भी चली है, बंदे भी मरे, गोली इन्होंने चलाई है। तो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मानना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में हुकूमत लोगों का मूड भी देख रही है, आलमी सतह पे इसका रिएक्शन भी देख रही है, लेकिन रिएक्शन इसका बड़ा सख्त है और ओवरसीज पाकिस्तानी इस मामले को टून डाउन होने नहीं दे रहे, इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। वो अभी तक उसी तरह इस मामले को उठाकर खड़े हैं जैसे ये पहले दिन। फैज हमीद वाले मामले के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लोग दावे कर रहे हैं, फैसल बाटा ने दावा किया कि जनाब फैज हमीद का ट्रायल होना तो इमरान खान का भी ट्रायल होगा। तो क्या वाकई इमरान खान का ट्रायल हो सकता है फैज हमीद का ट्रायल होने पे? आम सवाल है ना। अगर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन वजीर आजम होगा जिसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। इमरान खान, इससे पहले किसी वजीर आजम को ऐसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं किया गया। फैसल बाटा कह रहे हैं जी दुआ करें कि इमरान खान साहब को उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। तो मेरे ख्याल में ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है कि 26 नवंबर से सबकी तवज्जो हट जाए, फोकस सबका 26 नवंबर पे रहना चाहिए कि गोली क्यों चला। और होना भी ये चाहिए भी जब गोली चल गई अपने लोगों के ऊपर तो सवाल तो सबको पूछना चाहिए कि गोली क्यों चलाई, ये जुल्म क्यों किया अपने शहरियों के साथ। लोग तो पूरा मनते उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा, रास्ते में कितने बैंक हैं, कितनी एटीएम मशीनें हैं, वो बेचारे गरीब लोग थे, उन्हें भी भूख लगती है, पैसे देखकर उनका भी दिल ललचाता होगा, कीमती चीजें चारों तरफ उन्हें नजर आ रही थी, उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी जिनमें वो बैठ के आए थे, उन गाड़ियों को भी तोड़ा, उन्हें गोलियां भी मारी, 100 से ज्यादा गोलियां लगते जख्मी हो गए, 12 लाशें अभी तक दफनाई जा चुकी हैं जिनकी कंफर्मेशन आ गई है, बहुत सारे अभी तक लापता हैं। तो उन लोगों के साथ जुल्म किया गया जो इंतहाई पुरअमन थे। अब तवज्जो हटाने के लिए जो है वो अब फैज हमीद वाला मामला उठाया जा रहा है। इससे पहले भी जो जनरल मिलिट्री के उनकी सजाएं होती रही है, माफ भी होती रही और होती भी रही है। ये एक और हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए सजा। इदारे का एक इंटरनल सिस्टम है, उसको एक्टिवेट होना चाहिए और ज्यादा तेज एक्टिवेट होना चाहिए और खास तौर पर सजाएं उन्हें मिलनी चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं और मुल्की सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अपने हलफ की खिलाफवर्जी करते हैं, वो हलफ की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लाशें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे डालने की तैयारी कर दी है और दूसरी जानिब जो है वो तवज्जो हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है, देखें ये बहुत बड़ी खबर बनेगी। बर्तानिया का वजीर खारजा लिखकर अपने लोगों को यकीन दिला रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही, हमने इस पे नजर रखी हुई। अमेरिका जो है वहां से रोला पड़ जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा से रोला पड़ जाएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से रिएक्शन आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे अब किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन हो सकती है, मुझे लगता है कि ये एक तवज्जो भटकाने की एक कोशिश है और हो सकता है इसको करने की भी कोशिश की जाए ताकि तवज्जो मजीद भटकी रहे, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा। इस निजाम उल्टा इमरान खान साहब ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। इस सिस्टम ने आज तक जो भी किया ना उसका फायदा पिछले 2.5 साल में इमरान खान को ही और पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ, वो पॉपुलैरिटी का पहाड़ बनकर खड़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इनकी हालत मैं आपको थोड़ी सी बताया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को राणा सनाउल्लाह साहब मिलने गए थे और राणा सनाउल्लाह साहब को फजलुर रहमान साहब ने कहा, आपको याद होगा तस्वीरें आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले जब ये खबरें आ रही थी कि फजलुर रहमान साहब और बिलावल को मिला के और फैसल बाटा गेम कर रहे हैं और नून लीग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो ये गए जाकर ये मिले थे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को अब रिहा करें आप और इलेक्शन की तैयारी करें, इंतखाबात के बारे में सोचें, पाकिस्तान में इलेक्शन करें, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो जवाब दिया उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी अगर इलेक्शन होगा तो आप बताएं कि इमरान खान के हाथ में तलवार दे दे कि वो हमें ज़िबा कर दे। ये राणा सनाउल्लाह साहब की सोच है। इसमें वो 5 चीजों का एतराफ कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब अपने 2 जुमलों। एक वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इसका वो एतराफ कर रहे हैं और वो 2/3 अक्सरियत आराम से ले लेगा, ये एतराफ है। नंबर 2 वो एतराफ कर रहे हैं जो मैंडेट उनके पास है वो चोरी का मैंडेट, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत एक दिन पहले तो नहीं आई ना, ये तो उनकी मकबूलियत तो 2 साल से चल रही है और इस साल में तो बहुत ही अरूज के ऊपर है, जब से वो गिरफ्तार हुए तब से तो बहुत ऊपर है। लिहाजा ये 2 एतराफ उन्होंने कर दिए कि मकबूलियत इमरान खान का बहुत ज्यादा है और मैंडेट चोरी हमने की हुई है। तीसरा एतराफ उन्होंने किया कि अवाम में जाने का खौफ है, PMLN को बाकी जमातों को अवाम में जाने का खौफ है। नंबर 4 उन्होंने इमरान खान को ना छोड़ने की वजह भी बता दी कि हम इसलिए उसको नहीं छोड़ रहे कि वो एक तलवार है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और नंबर 5 उन्होंने ये भी एतराफ कर दिया कि अभी तक ये सिस्टम इमरान खान साहब को मनाने में या उनको तोड़ने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कामयाबी इस सिस्टम को अब तक नहीं मिली है। तो ये चीज आप क्लियर कर देंगे। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कम से कम ये चीजें क्लियर कर रहा है जो उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दिया कि जनाब इमरान खान का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ डील कोई नहीं हुई। मियां साहब जो है ना, देखिए फर्क बहुत है। मियां साहब को फिर आप सोचेंगे कि मियां साहब को क्यों छोड़ देते। मियां साहब को छोड़ने का रीजन ये होता था कि मियां साहब की मकबूलियत कम होती, जब किसी की मकबूलियत कम हो तो उसको छोड़ दे, जाके टकरे मारता रहे, जो मर्जी करे। तो मियां साहब के प्लेटलेस कम हो गए, मियां साहब निकल लिए, मकबूलियत पहले ही नीचे थी, कोई फायदा नहीं हुआ। मियां साहब ने जितनी मर्जी आवाजें लगाई लोगों ने सुनी नहीं आवाज। अभी फिर इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं यास्मीन राशिद से, मकबूलियत तो उनके पास थी नहीं। अब इमरान खान साहब को गैर मकबूल कैसे किया जाए इसके लिए जितनी कोशिशें की गई वो सारी नाकाम हो गई। यानी इमरान खान का इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, नाकाम हो गया। साइफर वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। तोशा खाना वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। 9 मई वाले केसेस में उनको डाला गया, नाकाम हो गया। अब अगर मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो कैसे कामयाब हो जाएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड पिछला 70-75 साल का कोई अच्छा नहीं है। जहां इस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगे और जब मार्शल लॉ नहीं भी थे तब भी हमारे मुल्क के अंदर किसी ना किसी सूरत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर बड़ा अहम रोल रहा है और वो किरदार अदा करते रहे जिसको दुनिया में अच्छी नजर से
से नहीं देखा जाता, बल्कि इसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसको चलाया जाता है, बाहर से लोग ड्राइव करते हैं और अंदर बैठे हुए लोग कठपुतली होते हैं। ये हमेशा कहा जाता है, हर हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगता है। इमरान खान साहब की हुकूमत पे भी ये इल्जाम लगाया है, और जो बात नहीं मानता उसको फिर एस्टैब्लिशमेंट उठा के बाहर कर दे। अब एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ ये टैग लगा हुआ है बहुत पुराना, वो क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? मुझे लगता है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये रिस्क लेना, और इसके लिए यानी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए जो जाया हो जाएगा। यानी अगर पॉलिटिकल कैपिटल एक चीज होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो होता है कि वो जाया भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इदारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह के फैसले लें जिससे उनकी मकबूलियत को झटका लगे या पब्लिक के अंदर कोई रिएक्शन पैदा हो। अभी तक तो चीजें हो रही हैं उसी तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा, और अगर लिया गया तो इसका जो रिएक्शन होगा आलमी सतह पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान पे ऑन ग्राउंड और इंटरनेशनली, वो बहुत बड़ा और हैवी किस्म का होगा। मुझे तो ऐसा लगता है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के ऊपर नाज़रीन दो बंदों ने स्टेटमेंट दिए हैं। जरा दोनों बंदों के आप नाम देखें और दोनों बंदों के आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदे ये बात कैसे कर सकते हैं। यानी एक शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है इंसानी हकूक के हवाले से, और एक जो है वो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक का दर्स दिया। मोहसिन नकवी साहब का क्या कहना है इंसानी हकूक के बारे में? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हुकूमत इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़्म है। ये वो दो लोग हैं नाज़रीन जिनके दौर में कोई ऐसी खिलाफ वर्जी इंसानी हकूक की नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं हुई। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान, तो तब क्या हुआ सब जान, यानी रिकॉर्ड तशद्दुद हुआ, रिकॉर्ड चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। उस वक्त भी, जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस वक्त भी हजारों सियासी कारकुन जेलों में और सैकड़ों लापता हैं। अभी भी सियासी कारकुन कैद हैं, बच्चों की गिरफ्तारियां हुई हैं, खवातीन की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबरी गुमशुदगियां हुई हैं, कानून साज यानी अरकान असेंबली उनको अगवा कर दिया गया है, उनको तशद्दुद किया गया है। रिकॉर्ड कंटेनर्स पाकिस्तान की तारीख में लोगों के रस्ते में लगाए गए हैं जो पुरअमन अपने इंसानी हकूक को एक्सरसाइज करने के लिए एहतजाज करने आ रहे हैं। रिकॉर्ड आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं, और ये रिकॉर्ड जबर है, जुल्म है, फस्तायत है जो इन्होंने की है, और ये आवाज लगा रहे हैं इंसानी हकूक के लिए, तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन इंसानी हकूक के आलमी दिन पे एक बयान हल्फी भी सामने आया, और वो बयान हल्फी एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनका है अफकार अलवी साहब। अफकार अलवी साहब को पता ना, जिन्होंने ये आपना को आप तना मार फौजी है, ये भी उनकी एक गजल है, एक मुर्शद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली, ये भी उनका शेर है। तो अफकार अलवी साहब का जो आया बयान हल्फी, उन्होंने लिखा, और उन्होंने क्यों लिखा होगा आपको आइडिया हो सकता है। उन्होंने कहा जी ऐसी शायरी नहीं करूंगा जिससे कौमी इदारे की तस्हीक हो, ऐसी शायरी करूंगा जिससे मुल्क में अमन हो। अफकार अलवी का इंतशारी शायरी से तौबा करने का मुबैना हलफनामा सामने आ गया। फिर उन्होंने कहा जी मैं अपने शेरों को डिसोन करता हूं, और वो मैं ये कहता हूं कि मेरे नहीं है, और मैं आइंदा कभी ऐसी शायरी नहीं करूंगा जिससे इदारे को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जनाब अफकार अलवी साहब के साथ हुआ। तो मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा कोई बयान हल्फी लिखकर देता है, या उससे कोई ऐसी चीज लिखवा ली जाती है या ले ली जाती है, तो क्या उसकी सोच बदल जाती है या उसका सोचने का जाविया बदल जाता है? अगर किसी की सोच नहीं बदल सकती तो लोगों की सोच बदलने की जरूरत, आर्गुमेंट के जरिए लोगों से बात करने की जरूरत, अपने लोगों को कायल करने की जरूरत, टेबल पे बैठ के एंगेजमेंट्स करने की जरूरत। इस तरह नफरत बढ़ती जाएगी। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक लोगों को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, लोग जब उनको मौका मिलता है वो एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आते, और फिर रिएक्शन होता है। लिहाजा वो जो फॉर्मूला है ना उनका, इरफान सिद्दीकी साहब वाला, कि प्रेशर बनने ही ना दो, हल्की हल्की हवा निकलती रहे, सीटी बजती रहे, तो ये चलने देना चाहिए काम। जो लोग तनकीद करते हैं उनको तनकीद का मौका देना चाहिए, ताकि थोड़ी थोड़ी तनकीद होती रहे, लोगों का कैथारसिस होता रहे। एक लिमिट तो सारे क्रॉस नहीं करते, लेकिन जिस तरह की चीजों में या जिस तरह के माहौल में लोग बड़े होते हैं, उनके शिकवे भी उसी तरह के होते हैं, उनके गिले भी उसी तरह के होते हैं। ये शायरी कभी भी मकबूल हो ही नहीं सकती पब्लिक के अंदर अगर इसमें रियलिटी ना हो। यानी ये शेर आपके नहीं है, बहुत पुराने हैं, लेकिन तब मकबूल ही नहीं हुए। लेकिन जब लोगों ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में, जुल्म तो बहुत पुराना हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ, सारी जमातों के साथ हुआ, नून लीग के साथ भी हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत हुआ, बाकी जमातों के साथ भी हुआ, तहरीक लबैक के साथ भी हुआ। तो जुल्म तो अभी पीटीएम वालों के साथ जुल्म हुआ, बलूचिस्तान में हमारे भाइयों बहनों के साथ जुल्म हुआ, तो जुल्म तो बहुत पुराना है। लेकिन ये शेर लोग अब ज्यादा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को इदराक हो रहा है कि ये ठीक बात। तो आर्गुमेंट किया जाए, बैठ के बात की जाए, चीजों को बेहतरी की जानिब लेकर जाए, ताकि इन चीजों का असर खत्म हो। ये नहीं हो सकता कि, यानी मुझे एक दौर याद है ना,